केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 6 में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अब तक हम केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन रेट को किस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है ये समझ चुके हैं। साथ ही हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस को भी डिस्कस कर चुके हैं। हम जान चुके हैं कि किस प्रकार कंसंट्रेशन और टाइम कर्व्स की मदद से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को निकाला जा सकता है। अब हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कंसीडर करने वाले हैं कि वे कौन से कारक हैं, वे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे रिएक्शन रेट को प्रभावित करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। किसी भी रिएक्शन के रिएक्शन रेट को जो कारक इफेक्ट कर सकते हैं वे कारक यहाँ पर फ्लो चार्ट के द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। पहला इफेक्टिंग फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, दूसरा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, तीसरा है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, चौथा है टेम्परेचर, पांचवा कैटलिस्ट और छठा रेडिएशन। आइए अब हम सामान्य रूप से समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार ये 6 फैक्टर्स रिएक्शन रेट को अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किस प्रकार अभिकारक की सांद्रता किसी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। तो इसके लिए जनरली जब हम किसी लकड़ी को एयर में बर्न करते हैं तो हम पाते हैं कि एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या है, केवल 20% है बाय मास। तो ये 20% ऑक्सीजन में जब ऊंट को आप जलाते हैं तो आपने पाया है कि ये लकड़ी बहुत धीमी गति से जलती है। यदि इसी लकड़ी को प्योर ऑक्सीजन दैट मीन्स 100% कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है तो ये तीव्र गति से। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ? इससे स्पष्ट हुआ कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अभिक्रिया के रेट को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। और हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ने पर रिएक्शन रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं सामान्य वे में कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्शन रेट को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो रिएक्शन रेट हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब आते हैं दूसरे अफेक्टिंग फैक्टर की ओर, जो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। क्या अभिकारकों की प्रकृति भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती? इसके लिए फिर हम एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं और ये एग्जाम्पल है हमारा बर्निंग ऑफ NO। देखिए जब NO बर्न होता है और NO2 का फॉर्मेशन करता है तो ये एक फास्ट रिएक्शन है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड के बर्निंग की प्रोसेस एक क्या है, स्लो रिएक्शन है। अब यहां पर हम देख रहे हैं एक रिएक्टेंट तो ऑक्सीजन है, दूसरा रिएक्टेंट आपका एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो रिएक्टेंट चेंज होने पर रिएक्शन का रेट क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी रिएक्शन रेट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। आइए अब बढ़ते हैं तीसरे इफेक्टिव फैक्टर की ओर, और तीसरा इफेक्टिव फैक्टर हमारा है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो जनरली हम ये व्यवहार में देखते हैं, अगर मोटी लकड़ियों को जलाया जाता है तो उनके जलने की दर क्या होती है, कम होती है। जबकि अगर हम लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके जलाते हैं तो वो आसानी से बर्न होने लगती है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं रिएक्टेंट का सरफेस एरिया भी रिएक्शन रेट को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ रिएक्शन रेट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
क्योंकि जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में लकड़ी को बांट लेते हैं तो सरफेसेस बढ़ जाते हैं, और सरफेसेस बढ़ने के कारण सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने के कारण रिएक्शन रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस प्रकार सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट भी क्या करता है, रिएक्शन रेट को प्रभावित करता है। अगला फैक्टर है टेम्परेचर। सामान्यतः यह देखा जाता है कि किसी भी रिएक्शन का रिएक्शन रेट बढ़ जाता है यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, चाहे अभिक्रिया उष्माक्षेपी हो या उष्माशोषी हो। तो इसलिए टेम्परेचर भी क्या करता है, क्या होता है, रिएक्शन रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सामान्यतः देखा जाता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर किसी भी रिएक्शन का रिएक्शन रेट क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। अनदर फैक्टर इज कैटलिस्ट। तो सबसे पहले कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि रिएक्शन रेट को बढ़ा देते हैं, लेकिन अपना केमिकली रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। दैट मीन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं एक तरीके से, लेकिन रिएक्शन रेट को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन रेट को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए हैबर प्रोसेस द्वारा अमोनिया का जो फॉर्मेशन किया जाता है उसमें अमोनिया के प्रोडक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अनदर फैक्टर हमारा है रेडिएशन। कई रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि रेडिएशन के द्वारा प्रोसीड होती हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं में रेडिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है रिएक्शन के होने में, क्योंकि रेडिएशन के द्वारा जो फोटॉन्स इंटरेक्ट होते हैं रिएक्टेंट के साथ, वो फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो रिएक्शन को प्रोसीड करने में एक अहम रोल अदा करती है। तो जितना नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होंगे रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि रेडिएशन की मात्रा क्या कर रही है, रिएक्शन रेट को अफेक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक रिएक्शन लें H2 और Cl2 की सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन, तो इस रिएक्शन में सनलाइट जितनी ज्यादा मात्रा में डाली जाएगी रिएक्शन उतनी तेज गति से आगे की ओर को बढ़ेगी, क्योंकि ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। क्योंकि सनलाइट के थ्रू फोटॉन्स आएंगे और फोटॉन्स अपनी एनर्जी देंगे, प्रोवाइड करेंगे, और वही एनर्जी रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस के केस में रेडिएशन केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या हो कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। अगर रेडिएशन की मात्रा कम है रिएक्शन रेट कम है, और अगर रेडिएशन की मात्रा बढ़ती है तो हमारा रिएक्शन रेट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हमने ये 6 फैक्टर्स देखे जो कि केमिकल रिएक्शन के रिएक्शन रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। अब हम विस्तार से जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किस प्रकार अफेक्ट करता है, या इसके लिए मैथमेटिकली क्या एक्सप्रेशन हम दे सकते हैं, किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं कि कितने रिएक्टेंट कितनी मात्रा में रिएक्शन रेट को प्रभावित कर रहे हैं। धन्यवाद।